हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। इस बार हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा प्रीवियस चैप्टर बिकॉज द प्लेटो जो चैप्टर है डब्ल्यू.टी. वॉल्टर टेरेंस टेस की क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी में इट्स क्वाइट अ लॉन्ग चैप्टर, क्वाइट अ बिग चैप्टर। तो वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 2-3 डिफरेंट वीडियोस एंड देन पोस्टिंग इट। सो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में प्लेटो की लाइफ एंड राइटिंग्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि जो प्लेटो की राइटिंग्स हैं, वी आर डिवाइडिंग प्लेटो की राइटिंग्स इनटू 3 पार्ट्स। ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिविजन जो हमने किया है हमारी ईज के लिए, ताकि हम प्लेटो के आइडियाज़ को, प्लेटो की फिलोसफी को, बिकॉज प्लेटो वॉज द फर्स्ट वन जिसने पूरे सिस्टम ऑफ थॉट को कंस्ट्रक्ट किया, पूरा प्रॉपर सिस्टम। सो उनके आइडियाज़ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, द dialectic part, the physics and ethics. तो dialectic में he talks about the nature of reality, the absolute reality. तो जो सॉक्रेटिस कॉन्सेप्ट्स की बात करता है, जो सॉक्रेटिस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत कुछ रेगुलेटिव है, अपने रेगुलेटिव ऑफ थॉट है, मतलब आपके थॉट को एक डायरेक्शन में रेगुलेट करेगा, आपके थॉट को एक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। उसके आगे सॉक्रेटिस ने उसमें प्रोग्रेस नहीं किया। इनफैक्ट सॉक्रेटिस ने वर्चू की कोई डेफिनेशन भी नहीं दिया, बिकॉज सॉक्रेटिस को लगता था कि डेफिनेशन इज समथिंग जो कि बाइंड कर देगी, एंड वर्चू इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक फ्रेज में, एक सेंटेंस में वर्चू को एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। तो प्लेटो ट्रांसफॉर्म्स दिस रेगुलेटिव थॉट ऑफ सॉक्रेटिस, जिसमें सॉक्रेटिस ने एक तरीके से एक सीड हमें दिया है, पूरे प्लांट में कन्वर्ट करने का काम प्लेटो ने उसको किया। तो प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ है इज बेसिकली दी थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एज एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ दिस ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी इज समथिंग जो हमने सोफिस्ट के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि इफ़ समथिंग इज ऑब्जेक्टिव मतलब उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बियॉन्ड द सब्जेक्ट, हमसे इंडिपेंडेंट उस ऑब्जेक्ट की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे माइंड का कोई आइडिया नहीं है, उसकी खुद की अपनी एक रियलिटी है, एंड दिस इज द एसेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ प्लेटो, दैट द कॉन्सेप्ट इज नॉट merely an idea in the mind but something which has a reality of its own, independent outside the mind. So this is basically the essence of philosophy कि जो concept है वो independently exist कर रहे हैं। अब ये जो डॉक्ट्रीन है प्लेटो का, हाउ कैन वी से दिस, जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका बेसिक मतलब ये होता है दैट अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन आइडिया ऑफ लेट्स से मिराज इन द डेजर्ट, ओके, वी सी वाटर इन द डेजर्ट, जो मिराज जिसे बोलते हैं, सो इट इज़ इल्यूजनरी नॉट रियल। उस केस में हमारा आइडिया ऑफ दैट मिराज इज करेक्ट, वी सी वाटर, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिराज इज फॉल्स, बिकॉज द कॉन्सेप्ट क्या है वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट कर रहा है। वो मिराज अगर हम वहाँ पे नहीं होंगे या हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो हमें वो मिराज दिखना बंद हो जाएगा और वो मिराज एग्जिस्ट करना ही बंद हो जाएगा। द रीज़न बीइंग कि उस मिराज की एग्जिस्टेंस सिर्फ हमारे सेंसेशंस तक सीमित है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, तो हम जब तक हमारी आंखें खुली है, हम डेजर्ट की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ तब तक वो मिराज एग्जिस्ट कर रहा है। हमारी आंखें बंद कर देंगे वो मिराज एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है कि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा आइडिया तब ट्रू है जब मान लीजिए कि हम कोई लेक देख रहे हैं और वो लेक इंडिपेंडेंटली भी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए, इफ़ आई सी अ लेक ऑफ वाटर एंड इफ देयर रियली सच अ लेक देन माई आइडिया इज ट्रू, बट देयर इज नो लेक देन माई आइडिया इज फॉल्स, इट इज़ अ हेल्यूसिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ का मतलब क्या होगा? प्लेटो के अकॉर्डिंग ट्रूथ इज समथिंग, वो थॉट हमारे माइंड में जो रियलिटी की एक कॉपी है उससे हम ट्रूथ बोलेंगे, और फॉल्सहुड मतलब कि अगर वो कॉपी नहीं है रियलिटी की मतलब वो फॉल्स है, वो ट्रूथ ही नहीं है। तो नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू प्लेटो। एंड ट्रूथ क्या है? ट्रूथ वो है कि हम वो थॉट हमारे माइंड में जो एक्चुअली में रियलिटी की एक कॉपी है। रियलिटी क्या है कि हमारे सामने एक लेक है, लेक में पानी है, तो वो हो गई रियलिटी, उसी की कॉपी अगर हम लोग हमारे थॉट में, हमारे आइडिया में इमेजिन करें कि अच्छा देयर इज अ लेक इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो चीज़ ट्रूथ हो गई। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि
अब हम बात करते हैं, अगर नॉलेज बाय कॉन्सेप्ट्स इज ट्रू और एक्सपीरियंसेस थ्रू सेंसेशन मस्ट बी फॉल्स। अब क्योंकि नॉलेज की बात करें हम इस पैराग्राफ में, आप और उसको डीप में समझ सकते हैं कि जब हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तभी ट्रू है जब वो कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ इफ नॉलेज बाय कॉन्सेप्ट्स इज ट्रू, तो हमारे सेंसेशंस मस्ट बी फॉल्स, या व्हाट वी हैव थ्रू आवर सेंसेशंस दे मस्ट बी देन फॉल्स। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने 5 हॉर्सेस हैं, वी सी 5 इंडिविजुअल हॉर्सेस बिफोर अस। अब हमारा इंटेलेक्ट हमें क्या दे रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉर्स इन जनरल, और हमारे सेंसेस क्या कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सिर्फ अवेयर करवा रहे हैं। ओके, तो जो सेंसेशंस के थ्रू हमें रियलिटी पता चलती है वो एक्चुअली में ट्रू रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, वो कॉन्सेप्ट, जो हॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी रियलिटी है। जैसे अगर हम इसको एक अलग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज ब्यूटी? ब्यूटी क्या है आपके लिए? आप मुझे बताते हैं कि फॉर मी वो एक बहुत ही सुंदर सा लाल रंग का गुलाब, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। एक अच्छी सी सुंदर सी सीनरी जिसमें मूनलाइट है, ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। एक बहुत ही खूबसूरत सी वुमन का चेहरा, दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल। यू टेल मी दीज डिफरेंट एग्जाम्पल्स। लेकिन यहाँ पर प्लेटो कैसे आते हैं, उनका कहना क्या है, दैट दीज आर ब्यूटिफुल थिंग्स। ये ब्यूटी नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज ब्यूटी टू यू, तो ब्यूटी एक कॉन्सेप्ट है। आपने क्या बताया, आपने जो चीज़ें बताई वो ब्यूटीफुल है, एंड ब्यूटीफुल एक्चुअली में क्या है, वो तो कॉन्सेप्ट ब्यूटी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि ब्यूटी को आप किन किन चीज़ों में पाते हैं, वो उन फिजिकल चीज़ों में उसका एक मैनिफेस्टेशन इज व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स आर। लेकिन ब्यूटी एक्चुअली में क्या है, आपने मुझे वो नहीं बताया। तो जब हम बात करते हैं ब्यूटी की, तो ब्यूटी का मतलब अलग अलग चीज़ें नहीं होती है। चाहे एक लाल गुलाब भी ब्यूटीफुल है, वुमन का चेहरा भी ब्यूटीफुल है, सीनरी भी ब्यूटीफुल है। ब्यूटी सिर्फ एक है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम उसके लिए एक ही शब्द यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर ब्यूटी जिसके पास है तो हम उसके लिए बस ब्यूटी का ही यूज़ करते हैं। तो ब्यूटी इज़ वन थिंग, एंड दैट ब्यूटी इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं ब्यूटीफुल चीज़ों के, तो वो ब्यूटी से अलग है। तो अब हम जैसे बात आती है कि कोई कहेगा कि यार ब्यूटी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के बिना क्या है। ब्यूटी तभी हम देख सकते हैं, तभी उसको फील कर सकते हैं जब वो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स में उसके मैनिफेस्टेशन हमें दिख रहा है। एज अ कॉन्सेप्ट ब्यूटी का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम बोल सकते हैं। तो भले ही हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूटी, लेकिन वो सिर्फ तभी यूज़ करते हैं क्योंकि हम स्पीच में, हम लोग जब भी ब्यूटी की बात करते हैं हम बहुत सारे अलग अलग ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो उस केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्योंकि ब्यूटी इज एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन वी यूज द सेम वर्ड टू डिस्क्राइब इट, तो इसका मतलब उन सभी के बीच में, सारे ब्यूटीफुल चीज़ों के बीच में एक सिमिलैरिटी है जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं। एंड व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी, हमें कैसे पता? योर आइज कैन नॉट इन्फॉर्म यू ऑफ दिस सिमिलैरिटी, क्योंकि आइज तो कंपैरिजन करती है। And we have already seen that comparison is an act of mind and not of the senses. तो जब हम इन ब्यूटीफुल चीज़ों की बात करते हैं, जब हम इसमें ब्यूटी जो एग्जिस्ट कर रही है उसकी बात करते हैं, तो ब्यूटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटी एज अ कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली अलग चीज़ है, और ब्यूटीफुल चीज़ें यानी ब्यूटी जब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में हमें दिखती है, उसका मैनिफेस्टेशन दिखता है, वो ब्यूटीफुल इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड हम ये कैसे बोलते हैं? अब हम जब बोल रहे हैं कि ये सारी डिफरेंट चीज़ें ब्यूटीफुल है, इसका मतलब कि इन सभी चीज़ों में एक सिमिलैरिटी है, इसीलिए हम सभी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज़ करें कि दे आर ब्यूटीफुल। तो वो कॉन्सेप्ट ब्यूटी की सिमिलैरिटी, और हम ऑलरेडी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, दैट व्हेन वी मेक कंपैरिजन्स, तो जो कंपैरिजन्स हम कर रहे हैं वो आईज नहीं कर रही है। Our eyes cannot compare that, okay, this is a woman's face, या this is a red color का rose, and this is a scenery, and both of these things are beautiful. अगर हम सेंसेस पे डिपेंड करेंगे तो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। एक में हम माउंटेन देख रहे हैं, मूनलाइट देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, एक में हमारे पास एक रोज़ है। तो बाय आवर सेंसेस ये दोनों बहुत अलग चीज़ है, लेकिन हमारे माइंड को पता है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में एक सिमिलैरिटी, और वो सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ ऑफ देम आर ब्यूटीफुल, यानी दोनों के अंदर ब्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास ब्यूटी का एक आइडिया होता है जिसको हम फिर कंपेयर करते हैं, रिजेंबल करते हैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो हमारे माइंड में वो ब्यूटी एग्जिस्ट कर रही है,
अब वो ब्यूटी जो है वो हो सकता है हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स में उसको मैनिफेस्टेशन देखें, जैसे हम रेड रोज एंड सीनरी एंड वुमेन और इन सब चीज़ों में देखते हैं, या नहीं देखें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो ब्यूटी का है ये इज समथिंग विच इज़ रियली एग्जिस्टिंग. सो in judging external objects by a subjective idea and making it the standard of whether they are beautiful or not, you're back again at the position of the sophist. तो जब हम सेंसेस के थ्रू, परसेप्शन के थ्रू किसी चीज़ में अगर हम ब्यूटी को ढूंढ रहे हैं, हम मटीरियलिस्टिक तरीके से ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट ब्यूटी इज़. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग ब्यूटी को एक स्टैंडर्ड पर लाकर खड़ा कर रहे हैं कि ब्यूटी सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर रही है जब उसको हम किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन ब्यूटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है. हमारा जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का आइडिया है, दैट इज़ अ कॉपी ऑफ व्हाट एक्चुअली ब्यूटी इज़. तो ये ब्यूटी जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, चाहे हम उसको ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स में देखें या ना देखें. इट इज़ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. हम लोग जो देखते हैं, इट इज़ ओनली अ मैनिफेस्टेशन. उस ब्यूटी को जब हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में पुट करेंगे, तो जैसे ब्यूटी है उसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स है. द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस, हैवीनेस. हम बोलते हैं कि समथिंग इज हैवी. मैं बोला कि गिव मी एन एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय हैवीनेस. तो आप क्या बोलोगे, ओके अ ब्लॉक ऑफ आयरन इज हैवियर दैन अ कॉटन, ऑफ अ होल बैग ऑफ कॉटन. तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, जब हम इन दोनों चीज़ों की बात करें, हम लोग फिजिकल चीज़ों में हैवीनेस को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी है, जो आइडिया ऑफ हैवी है, इज़ वेरी डिफरेंट. एक वो इंडिपेंडेंट चीज़ है और सिर्फ उस हैवीनेस को हम लोग पुट कर रहे हैं इनटू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. तो हमारे जो आइडियाज़ है अबाउट, अगर इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज़ वाइट, आप बोलोगे कि वाइट इज़ अ कलर. वाइट आप एग्जाम्पल्स दे देंगे, वाइट क्लॉथ, वाइट टेबल, वाइट डिफरेंट थिंग्स. तो ये सारी जो वाइट चीज़ें हैं, दीज आर जस्ट कॉपीज ऑफ एक्चुअल थिंग. हमने क्या बोला, ट्रूथ इज़ व्हाट, ट्रूथ इज़ द कॉपी ऑफ रियलिटी. तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली में कॉपीज़ हैं. हमारे कॉन्सेप्ट जो वाइट है, जो एक्चुअली में ट्रूथ है, उनके कॉपीज़ हैं. अब इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे ब्यूटी, जस्टिस, गुडनेस वगैरह. लेकिन the case of whiteness will serve to show that the theory attributes reality not only to exalted ideas but to others also. In fact, we might well substitute evil for goodness, and all the same arguments would apply. Or we might take a corporeal object such as the horse and ask what horse means. It does not mean the many individual horses, but it means one thing, वो हॉर्सनेस की क्वालिटी. एक यूनिवर्सल हॉर्स की हम बात करें, जो एक जनरल हमारा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में. तो हम ईविल की बात करें, हम गुडनेस की बात करें, हम ऑनेस्टी की बात करें, जस्टिस की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, फेयरनेस, फ्रीडम, ब्यूटी, हेट्रेड, डिसऑनेस्टी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं. दे आर ऑल सेम, ऑब्जेक्टिवली रियल. सिर्फ जब हम इनके मैनिफेस्टेशंस दूसरी चीज़ों में देखते हैं, उनके कॉपीज़ हमारे माइंड में क्रिएट करते हैं. तो जब हम हॉर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत इंडिविजुअल हॉर्सेस, दुनिया के हर हॉर्स की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट वन यूनिवर्सल हॉर्स, जो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉर्स है, और हम उसको अप्लाई करते हैं. अब ब्यूटी, जस्टिस, गुडनेस, वाइटनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. और हम कैसे, हमारे पास ब्यूटी का आइडिया कैसे आता है, जब हम इस कॉन्सेप्ट को चीज़ों के साथ कंबाइन करते हैं. और this is what is meant by a concept. Plato की theory therefore is that concepts are objective reality. So the idea of beauty is formed by including what is common to all beautiful objects and excluding those points in what they differ. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सोक्रेटिस के चैप्टर में कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. जब हम सारी कॉमन चीज़ों को, सिमिलैरिटीज़ को इंक्लूड कर देते हैं, तो हम एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं. इसीलिए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, वो जनरल होते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी में हम जितने ब्यूटीफुल चीज़ों की सारी सिमिलैरिटी, जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ हैं, सभी ब्यूटीफुल चीज़ों की सिमिलैरिटीज़ को जब हम कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी फॉर्म हो जाएगा. And he gives to these objective concepts the technical name, that is ideas.
तो ये जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसको प्लेटो नाम देते हैं आइडियाज़। तो हमारे आइडियाज़ क्या है? दे आर द कॉपीज। आइडियाज़ हमारे कॉपी है रियलिटी के, ट्रूथ के। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर द अल्टीमेट रियलिटी। सभी चीज़ों में हमारी अल्टीमेट रियलिटी आर द कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स का नाम दिया है प्लेटो ने आइडियाज़। अब देखते हैं कि व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियाज़ आर। सबसे पहले दे आर सब्सटेंसेस। तो जब हम बात सब्सटेंस की करते हैं तो जनरली या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जब सब्सटेंस की बात करें, हम सब्सटेंस में किसी न किसी मटेरियल चीज़ की बात करते हैं, आयरन, ब्रास, वुड, वाटर वगैरह। हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंसेस के पास अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हार्डनेस, शाइनीनेस वगैरह, ये सारी अलग अलग क्वालिटीज़ है जो सब्सटेंसेस के पास होती है। तो हम सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन ही क्वालिटीज़ के बेसिस पर करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिटीज़ आर डिपेंडेंट अपॉन द सब्सटेंसेस। अब हार्डनेस एक ऐसी क्वालिटी है आयरन की जो उस सब्सटेंस के बिना, मतलब वी नो कि दैट क्वालिटी इज समथिंग जो कि एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज दैट सब्सटेंस इज एग्जिस्टिंग। शाइनीनेस अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। शाइन एक ऐसी क्वालिटी है जो तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब गोल्ड है, सिल्वर है, कोई डायमंड है। सो कोई ना कोई शाइनी चीज़ होनी चाहिए, वरना उसके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू एक्सप्लेन कि शाइन होता क्या है। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि ओके व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ हार्डनेस, उस क्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यू विल शो देम टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसमें आप एक हार्ड सब्सटेंस दिखाओगे, एक सॉफ्ट सब्सटेंस दिखाओगे, एंड देन यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि दिस सब्सटेंस ये ऐसा है वैसा, इसलिए ये हार्ड है। सो सब्सटेंस फॉर अ फिलोसोफर इज विच हैज़ इट्स होल बीइंग इन इटसेल्फ, जो किसी और के दम पर एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सब्सटेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी अपनी खुद की एक रियलिटी है। इट इज़ सेल्फ कॉस्ट, इट इज़ सेल्फ डिटर्मिन्ड। जैसे क्वालिटीज़ है, क्वालिटीज़ बिना सब्सटेंस के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपको अगर शाइननेस की क्वालिटी किसी को समझानी है तो आपको किसी सब्सटेंस का एग्जाम्पल लेना होगा। विदाउट एनी सब्सटेंस यू कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट शाइन एक्चुअली इज़, व्हाट स्पार्कल एक्चुअली इज़, व्हाट कलर एक्चुअली इज़। लेकिन सब्सटेंसेस जो है वो फिलोसफिकल टर्म में दे आर एग्जिस्टिंग ऑन देयर ओन, उनकी खुद की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। और सब्सटेंस इज़ द ग्राउंड फॉर अदर थिंग्स, बट उसका खुद का कोई ग्राउंड नहीं होता, उसका खुद का कोई अपने अलावा कोई और एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप सब्सटेंस को सब्सटेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप सब्सटेंस को क्वालिटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन करोगे सो दैट इज़ नॉट इट्स एग्जिस्टेंस, वो उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं क्रिश्चियनिटी में कि गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया था, लेकिन वो अपने आप में अनक्रिएटेड है। तो गॉड की एग्जिस्टेंस सिर्फ गॉड के ऊपर डिपेंड करती है। गॉड इज़ द सब्सटेंस एंड वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो दे आर नॉट सब्सटेंस, क्योंकि दे हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड। तो वर्ल्ड जो है वो डिपेंड करता है गॉड के ऊपर एंड गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो जब हम बात करते हैं कि where it speaks of God as 3 persons but 1 substance, तो वो God के different branches हो गए, parts हो गए, 3 अलग लोग, 4 अलग लोग, humans, animals, trees, plants, all of these things, these are different things, लेकिन one substance, वो substance एक है and that substance is God. तो in this technical sense the ideas are substances, जो ideas independently exist कर रहे हैं। They are absolute and ultimate realities. Their whole being is in themselves. They depend on nothing, but all things depend on them. They are the first principles of the universe. तो ये है theory of ideas by Plato, कि वो first principle है हर चीज़ का। They are existing on their own, independent of every other thing. तो दूसरी अगर हम बात करें कि they are universals, पहले तो हमने बोल दिया कि जो आइडियाज़ है वो एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी है एंड दे आर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। दूसरी चीज़ हम जो बोल रहे हैं वो है आइडियाज़ आर यूनिवर्सल, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक हॉर्स को देखते हैं और हमारे पास उस हॉर्स का एक आइडिया होता है, तो हमारे पास सिर्फ उस एक पर्टिकुलर हॉर्स का आइडिया नहीं है। द आइडिया ऑफ हॉर्स इज़ यूनिवर्सल, जो दुनिया के हर हॉर्स के ऊपर अप्लाई करेगा। तो इट इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल हॉर्सेज, इट इज़ द यूनिवर्सल हॉर्स। जो थर्ड पॉइंट है, अब हम क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि ये आइडियाज़ क्या होते हैं, आइडियाज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, दी आइडियाज़ आर नॉट थिंग्स बट थॉट्स।
तो जो हमारे पास हॉर्स का आइडिया है वो कोई एक चीज़ नहीं है, मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, लेकिन हॉर्स का एक थॉट है जो हमें पता है कि ओके हाउ हॉर्सेस आर। तो हम कहीं भी जाकर इफ़ वी सी एनी काइंड ऑफ हॉर्स, हमारे पास उस हॉर्स का एक आइडिया होगा, बिकॉज फर्स्टली हॉर्सेस आर यूनिवर्सल एंड सेकेंडली दे आर थॉट्स, वो चीज़ें नहीं है। सो हमें उसे कहीं वी कैन नॉट फाइंड इट सम प्लेस या कुछ ऐसी पर्टिकुलर किसी चीज़ में, नो, दे आर यूनिवर्सल। एंड लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि आइडियाज़ आर थॉट्स, इसमें 2 मिस्टेक्स आती है जिन्हें हमें अवॉइड करना है। फर्स्ट इज टू सपोज दैट दे आर द थॉट्स ऑफ अ पर्सन, दैट दे आर your thoughts are my thoughts. No, thoughts are not subjective in nature. And second is to suppose that they are thoughts in the mind of God. No, दोनों ही गलत हैं। तो जो हमारे concepts हैं, they are copies of the ideas, but to confuse them with ideas themselves is absurd. जो हमारे concepts हैं, they are not ideas. दोनों एक चीज़ नहीं है। जैसे कि द आइडिया ऑफ अ माउंटेन एंड एक इंडिविजुअल माउंटेन। देखिए यहाँ पे जब हम ये आइडिया, कॉन्सेप्ट, थॉट, देन वो पर्टिकुलर चीज़, यूनिवर्सल चीज़, सब्सटेंस, इन सब चीज़ों की जो हम बात कर रहे हैं, बहुत माइन्यूट इनके बीच में डिफरेंस है, लेकिन जो डिफरेंस है इट्स वेरी गुड। इफ़ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स इज, इट इज़ टू अनदर लेवल। जो क्लैरिटी प्लेटो ने हमें दी है, टू थिंक ऑफ समथिंग सो मच इन डिटेल। एक डिफ्रेंसिएशन का वर्ल्ड प्लेटो ने हमें इंट्रोड्यूस किया है कि सब्सटेंस, मटेरियल, थॉट, व्यू, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ये सारी एक चीज़ें नहीं है। तो दे आर इंडीड समथिंग स्पोकन एज द आइडियाज इन द डिवाइन माइंड, बट दिस इज ओनली फिगरेटिव। जो हम बात करते हैं आइडियाज़ की, दे आर नॉट सब्जेक्टिव आइडियाज़। कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो यूनिवर्सल होता है। तो वो आपके मन में, मेरे मन में, गॉड के मन में, ऐसा कुछ नहीं है। आइडियाज़ आर ऑब्जेक्टिव। एंड उसी तरीके से जो हमारे थॉट्स हैं, वो थॉट भी मेरे थॉट, आपके थॉट सब्जेक्टिव नहीं होते। द थॉट्स भी आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। थॉट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी माइंड। They have a reality of their own. तो ये हमारा सोचना ज़रूरी है कि जो हमारे थॉट्स भी है वो सिर्फ थॉट इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे सोच रही हूँ तो वो थॉट बन गया। वो थॉट रियलिटी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। एंड सेम इज़ विद आइडियाज़। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ईच आइडिया इज़ अ यूनिटी, वन अमिट द मैनी। बहुत सारी का एक यूनिटी है। हम देख रहे हैं 5 हॉर्सेस, ठीक है, 5 हॉर्सेस हैं तो उसकी क्वांटिटीज आता है 5 है, लेकिन आइडिया सिर्फ एक है। तो हर क्लास में उसके मेंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर क्लास का आइडिया एक ही होता है। तो जैसे जस्टिस, फेयरनेस, गुडनेस, ये सबके आइडियाज़ एक हैं। मैनिफेस्टेशंस अलग अलग हो सकते हैं कि जस्टिस को आप अलग अलग फॉर्म्स में देख सकते हो। आप लीगली देख सकते हो, सोशली देख सकते हो, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। जस्टिस के फॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन जस्टिस का आइडिया इज़ ओनली वन। तो आइडिया इज़ अ यूनिटी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, फिजिकली आइडिया को हम देख सकते हैं, लेकिन द आइडिया, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, बट द आइडिया ऑफ अ थिंग इज़ ओनली एंड ओनली वन। वो गुडनेस या वो ब्यूटी का जो आइडिया है जिसकी हम बात करते हैं, वो ब्यूटी, वो सिमिलैरिटी एक ही है सारे ऑब्जेक्ट्स में। उसके ऑब्जेक्ट बहुत हो सकते हैं, कैन बी रेड ड्रेस, रेड रोज, ब्यूटीफुल सीनरी, ये सारे मैनिफेस्टेशंस हैं ब्यूटी के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में, लेकिन ब्यूटी आइडिया इज ओनली वन। Another characteristics is that ideas are immutable and imperishable. We cannot destroy ideas. The concept is the same as a definition, and उसका डेफिनेशन का मतलब ही होता है कि वो डेफिनेशन हर इंस्टेंस पर, हर टाइम पर सेम रहेगी। तभी हम उसको बोलते हैं डेफिनेशन, क्योंकि वो हर इंस्टेंस पर जाकर उस ऑब्जेक्ट को परफेक्टली डिफाइन कर पाएगी। The object of a definition is to compare individual things with it and to see whether they agree with it or not. But if the definition of a triangle differ from one day to another,
अगर हम डेफिनेशन ही चेंज करें तो वो डेफिनेशन बचेगी ही नहीं. डेफिनेशन का पर्पस क्या होता है कि वो डेफिनेशन कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, द टेस्ट ऑफ स्पेस. चाहे जगह बदल जाए, चाहे टाइम बदल जाए, चाहे सिनेरियो बदल जाए, सर्कमस्टेंस बदल जाए, द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम. अ डेफिनेशन इज समथिंग विच इज़ परमानेंट, और सिर्फ डेफिनेशन ही है विच कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स ऑफ द नेचर ऑफ एन आइडिया. तो हम यहाँ पे जब आइडिया की बात कर रहे हैं तो आइडियाज़ इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल का मतलब कि आइडियाज़ म्यूटेट नहीं होंगे, आइडियाज़ चेंज नहीं होंगे, दे कैन नॉट चेंज. तो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें होंगी, टूटेगी, बनेगी, बिखरेगी, बिगड़ेगी, लेकिन जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है वो सेम रहेगा. तो आइडिया जो है दैट नेवर चेंजेस, वो इम्यूटेबल है, वो इम्पेरिशेबल है. चाहे पूरे सारे ब्यूटीफुल चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन जो आइडिया है ब्यूटी का दैट विल स्टिल एग्जिस्ट. क्योंकि आइडियाज़ जो है दे आर समथिंग नॉन सेंशुअस, जो मटेरियल चीज़ों पे एग्जिस्ट नहीं करते, वो ऑब्जेक्टिव है. उनकी अपनी एक रियलिटी है, अपना एक ट्रूथ है, अपना एक बेसिस, और वो इंडिपेंडेंटली वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर हर ब्यूटीफुल चीज़ इफ़ इट finishes, even then the idea of beauty remains, क्योंकि beauty is imperishable and ideas never change. Sixth is the ideas are the essence of all things. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. The 6 different points, ये सारे characteristics है of Plato कि what is actually idea. अब जो definition है वो हमें बताता है कि चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है उस चीज़ को वही बनने के लिए. Definition gives us that. तो अगर हम बोलते हैं कि मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, मतलब हम रीज़न की बात कर रहे हैं, हम रैशनल की बात कर रहे हैं, जो कि रीज़न इज़ द एसेंस ऑफ मैन. द फैक्ट दैट दिस मैन हैज़ अ टर्न्ड अप नोज एंड दैट मैन रेड हेयर आर एक्सीडेंटल फैक्ट्स नॉट एसेंशियल टू द ह्यूमैनिटी. तो जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, हम डेफिनेशन में ऐसी चीज़ों को बात करते हैं जो डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी. अगर रैशनल एनिमल है तो वो हमेशा रैशनल रहेगा, वो backed up by reason. So ideas never change. Seventhly, each idea is in its own kind an absolute perfection, and its perfection is the same as its reality. हर idea is perfect in its own sense. The perfect man is the one universal type man, that is the idea of man. All individual men deviate more or less from this perfect type, and insofar as they fall short of it, they are imperfect and real. तो आइडियाज़ जितने भी होते हैं वो हमेशा परफेक्ट होते हैं. एब्सोल्यूट परफेक्शन उनमें होता है कि मैन इन रियल लाइफ दे आर नॉट एज परफेक्ट, वेदर इट अप्लाइज टू डिफरेंट थिंग. हर रोज़ एक जैसा नहीं होता, हर रोज़ एक जैसा ब्यूटीफुल नहीं होता. सो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन जो आइडियाज़ होते हैं दे आर ऑलवेज परफेक्ट, एब्सोल्यूट परफेक्ट, एंड इट्स परफेक्शन इज़ द सेम एज इट्स रियलिटी. Eighthly, the ideas are outside space and time. जैसे कि हमने बात की थी कि ideas are something non-sensuous, non-materialistic चीज़ें. They do not exist in space, they do not exist in time, क्योंकि हमने देख लिया कि ideas are imperishable. They are eternal in nature, immutable. वो ना change होंगे ना destroy होंगे. Ideas are ideas. तो इसलिए वो space and time में exist नहीं करते. अगर वो करते तो एक पर्टिकुलर स्पेस होती जहाँ पर आइडियाज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम तक के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बट देयर इज़ नो सच प्लेस, देयर इज़ नो सच थिंग. सो आइडियाज़ आर आउटसाइड एंड बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. वो कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, वो यूनिवर्सल चीज़ है जो हर जगह हर समय पर इज़ प्रेजेंट एज इट इज़. दे आर अनचेंजेबल, दे आर इटर्नल, एंड इट डज़ नॉट मीन दैट दे आर द सेम एट ऑल टाइम्स. तो ऐसा नहीं है कि वो इटर्नल है, सारे आइडियाज़ जो है वो इम्पेरिशेबल है तो हर आइडिया सेम हो गया. नो, आइडियाज़ आर डिफरेंट, उनकी अपनी एक स्टैंड पॉइंट होती है. हम आइडियाज़ इन जनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं कि वो डिफरेंट, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आइडियाज़ हैव इन टोटल.
बेसिकली द आइडियाज़ आर आउटसाइड स्पेस एंड टाइम. तो वो आउटसाइड स्पेस एंड टाइम है, इसका मतलब ये है कि आइडियाज़ डोंट एग्जिस्ट इन एनी स्पेस. ठीक है, अब ये एक ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि आइडियाज़ किसी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा, उसकी पर्टिकुलर लोकेशन देनी पड़ेगी. एक छोटी चीज़ मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप को फिर वो आइडियाज़ को रिवील करना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है. ओके, सो उनको एक पर्टिकुलर प्लेस में हमें दिखाना पड़ेगा. सो दैट इज़ वाई द आइडियाज़ आर आउटसाइड स्पेस. दे डोंट हैव अ लोकेशन, कोई फिजिकल लोकेशन विद इन स्पेस उनकी नहीं है. देर ऑल्सो आउटसाइड टाइम, क्योंकि वो अनचेंजेबल है, क्योंकि वो इटर्नल है. तो आइडियाज़ रिमेन, तो दे आर नॉट टाइम बाउंड, वो टाइम से बाउंड नहीं है. तो वो आउटसाइड स्पेस है, आउटसाइड टाइम है. That they were outside space is obvious. If they were in space, they would have to be in some particular place. We ought to be able to find them somewhere. A telescope or microscope might reveal them. And this would mean that they're individual and particular things, not universals at all. So because ideas are universal in nature and ideas are eternal, ये दोनों जो है वो contradict करता है. If we say that idea exists in a space, ideas exist in time, अगर हम ये बोल देंगे तो इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टिंग विथ आर अर्लियर बिलीव्स कि आइडियाज़ आर यूनिवर्सल एंड आइडियाज़ आर इटर्नल. तो यूनिवर्सल इन द सेंस कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है आइडियाज़ की, दे आर एवरीवेयर यूनिवर्सली अवेलेबल, एंड वो इटर्नल है, दे आर अनचेंजेबल, that is beyond space and beyond time. And this does not mean that they are the same at all times. So it is not that they are unchangeable in the sense कि उनमें कोई भी change नहीं आएगा. The thing is, if that was so, their immutability would be a matter of experience and not of reason. So ideas are something that are based on reason, that are based on logic. So we have to look at them from time to time to see they had not really changed. But their immutability is not a matter of experience, but it is known to thought. It's known to us. It is reason. हम ये बात, this is a debate among so many philosophers कि whatever sense data, whatever knowledge that we have, वो knowledge whether it is based on reason or whether it is based on experience. तो जो नॉलेज हमारे रीज़न के ऊपर बेस्ड होती है, इट कम्स टू अस, इट इज़ काइंड ऑफ रिवील टू अस, एक काइंड ऑफ इंट्यूशन की हम उस नॉलेज में बात करते हैं. सो बट इज़ नोन टू थॉट. जैसे यहाँ लिखा है कि आइडियाज आर जस्ट नोन टू अस, दे आर नोन टू अस थ्रू आवर ओन थिंकिंग, थ्रू आवर ओन थॉट. सो ब्यूटी इज अगेन समथिंग, ब्यूटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है. ब्यूटी इज समथिंग दैट इज जस्ट नोन टू अस. हमें पता है कि व्हाट इज समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल. तो when we are saying that a rose is beautiful or the moon is beautiful or the woman is beautiful, we are not actually describing beauty. हम लोग ब्यूटिफुल थिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्यूटी को नहीं. तो ऐसा नहीं है कि दे आर ऑलवेज द सेम इन टाइम, बट दैट टाइम इज इररिलेवेंट टू देम. तो ऐसा नहीं कि आइडियाज़ विद टाइम पुराने हो गए, आउटडेटेड हो गए. नो, ऐसा नहीं कि वो हर समय पर चेंज होंगे या हर समय पे सेम रहेंगे. दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जब हम बोल रहे हैं कि आइडियाज़ आर बियॉन्ड टाइम, दैट इज़ कि टाइम का इफेक्ट आइडियाज़ के ऊपर नहीं पड़ता है. So in the time years, eternity is distinguished from infinite time. The latter is described as a mere copy of eternity. So there's a difference, eternity and infinite time. So something which is eternal is different from infinite time. बहुत ही there's a very very minor difference, बहुत बारीक सा difference होता है दोनों के बीच में कि infinite time क्या होता है और eternity क्या होती है. लेकिन infinite time एक तरीके से eternity की ही एक copy है. Eternity is something which will last as long as our reason is lasting. Maybe beyond that, maybe before that, वो एक अलग चीज़ होगी. लेकिन जब तक हमारी लाइफ टाइम में, फॉर एग्जांपल, हमारे लिए कोई भी चीज़ एटर्नल कब होगी? जब वो एग्जिस्ट करती रहेगी टिल द एंड ऑफ आवर थॉट. हम जितना समय के लिए सोच सकते हैं तब तक. नाइन्थली, द आइडियाज़ आर रैशनल. ये हम बात कर चुके हैं कि वो हमारे रीज़न के ऊपर बेस्ड है. वो थ्रू रीज़न आइडियाज़ को हम एप्रीहेंड करते हैं. The finding of the common element in the manifold is the work of inductive reason, and through this alone is knowledge of the ideas possible. So ideas are not based on experience. हम ideas को sense data या experience पर base नहीं करते हैं, लेकिन हम inductive reasoning पे base करते हैं. Not even deductive reasoning, but only inductive reasoning. So
the imperishable one, the absolute reality is apprehended not by intuition or in any kind of mystic ecstasy, but only by rational cognition and laborious thought. तो इट इज़ थ्रू लॉजिक, इट इज़ थ्रू रीज़न, थ्रू रैशनैलिटी कि हम आइडियाज़ को अप्रोच करते हैं, आइडियाज़ को व्यू करते हैं. तो वो कोई इंट्यूशन, कोई डिवाइन पावर, नॉट समथिंग जो बस हमें एकदम से हमारे ऊपर शाइन अपॉन कर दी गई, हमने एक्सपीरियंस किया, नथिंग लाइक दैट. Lastly, towards the end of his life, Plato identified ideas with the Pythagorean numbers. अब यहाँ पर आके थोड़ा सा प्लेटो के साथ डिसएग्रीमेंट आने लग जाता है लोगों का. बट ना ये हमें एरिस्टोटल से पता है, जो कि प्लेटो के डिसाइपल थे. प्लेटो के वर्क्स में हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि आइडियाज़ को प्लेटो पाइथागोरियन नंबर्स के साथ इक्वेट करता है कि नहीं. So it appears to have been a theory adopted in old age and set forth in the lectures with Aristotle attended. It is a retrograde step. आप समझ सकते हैं कि जो हम नॉन सेंशुअलिज्म की तरफ बात कर रहे थे, जैसे ही प्लेटो ने कहा कि आइडियाज आर ऑल्सो पाइथागोरियन नंबर्स, या दे कैन बी इक्वेटेड विद द पाइथागोरियन नंबर्स, तो जो आइडियाज वाले कॉन्सेप्ट, मतलब जो दिस थ्योरी ऑफ आइडियाज जितना नॉन सेंशुअलिस्ट था, वो इमीडिएटली एक सेंशुअलिस्ट टर्न ले लेता है, क्योंकि वो बेस कर लेता है प्लेटो आइडियाज़ को नंबर्स के ऊपर, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सेंस डेटा एंड विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्सपीरियंस. तो जो कि आइडियलिज्म था प्लेटो का, जहाँ पर वो आइडियाज़ को जहाँ थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को देर समथिंग विच इज़ बियॉन्ड टाइम एंड यूनिवर्सल एंड इटर्नल एंड दिस एंड दैट, और उसकी इतनी सारी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की. All of the above characteristics, जो 9 characteristics हमने डिस्कस की है, they lean to theory of ideas towards idealism, non-sensualism की तरफ. non-sensualism and sensualism को हम already previous videos में thoroughly discuss कर चुके हैं. What is the difference between these two? तो नॉन सेंशुअलिज्म की तरफ से मूव करके वो अचानक से सेंशुअलिज्म की तरफ आ जाता है. दैट इज़ वाई the point, the characteristic that ideas are equated with theory of with Pythagorean numbers, जो कि प्लेटो का है, वो थोड़ा सा एक रेट्रोग्रेडिक बैकवर्ड स्टेप हो जाता है प्लेटो के पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरी थ्योरी में. So it results from this whole theory of ideas that there are two sources of human experience: sense perception and reason. Sense perception has for its object the world of sense. Reason has for its object the ideas. The world of sense is all the opposite characters to the ideas. Ideas are absolute reality, absolute being. Objects of sense are absolute unreality, nor being except insofar as the ideas are in them. Whatever reality they have, they owe to the ideas. There is in Plato's system a principle of absolute non-being, which we shall consider when we come to deal with his physics. Objects of sense participate both in the ideas and in this not being. There are therefore halfway between being and not being. तो अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ वेरी कॉमन कि यस, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन नॉलेज के दो सोर्सेज, वाइडली टू सोर्सेज जो हम डिस्कस करते हैं, वो है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस या सेंस डेटा. सो जो प्लेटो के आइडियाज़ हैं ना, और प्लेटो अगेन उसको डिस्टिंग्विश करता है कि सेंस परसेप्शन हैज़ फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द वर्ल्ड ऑफ सेंस. तो जो वर्ल्ड ऑफ सेंस है, जिनको हम देखते हैं, वी टेस्ट देम, वी स्मेल देम, वो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज हमें मिलती है सेंस एक्सपीरियंस से, सेंस डेटा से, परसेप्शन से. एंड रीज़न जो है फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द आइडियाज़. तो सेंस परसेप्शन से हमें क्या पता चलता है अबाउट द सेंसेस, एंड रीज़न से हमें क्या पता चलता है अबाउट द आइडियाज़. तो रीज़न के प्रोडक्ट है आइडियाज़, सेंस परसेप्शन के प्रोडक्ट है द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, या जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, जो पूरा ये वर्ल्ड है जिसको इल्यूजन व्हाटएवर इट इज़ कॉल्ड एज. सो दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस और ये जो आइडियाज़ है, दे आर ऑपोजिट इन नेचर. दे आर काइंड ऑफ लाइक, एक है एब्सोल्युटली बी, एब्सोल्युटली रियलिटी, एब्सोल्यूट बीइंग एंड दिस एंड दैट, एंड जो सेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं आर अनरियलिटी, नॉट बीइंग, एट्सेट्रा. ओके, सो जब जैसे ही द मोमेंट्स दैट इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस में आइडियाज़ आ जाते हैं, दे काइंड ऑफ बिकम अ रियलिटी. एक चेन, एक लिंक की तरह फॉर्म हो जाता है. So the world of sense, जो objects of sense है, they are complete unreality. They are not being. But
when the ideas are in them, जब हम लोग सेंस ऑब्जेक्ट्स और सेंस को के साथ आइडियाज़ को इक्वेट करते हैं, आइडियाज़ को प्लेस करते हैं, दैट इज़ व्हेन इट स्टार्ट्स टू बिकम काइंड ऑफ अ रियलिटी. सो जो आइडियाज़ हैं दे आर बिटवीन देम, वो बीइंग और नॉन बीइंग की एक बीच की लिंक है जो दोनों पाथवेज को कनेक्ट कर रही है. नाउ दैट इज़ ट्रू फॉर अस, क्योंकि एटलीस्ट दिस वर्ल्ड ऑफ सेंसेस जो हमारा है, जो हम सेंसरी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, दे आर अनरियल probably. Okay, as Plato is saying, they are unreal, but still, even in that unreality, they have a kind of truth in them. They have a kind of a reality in them. उनमें एक ounce of truth, एक ounce of reality exist करती है. सो ये जो आउंस ऑफ रियलिटी एंड ट्रूथ एग्जिस्ट कर रही है, जो ये सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, मे बी वी आर हेल्यूसिनेटिंग, दैट इज़ एन एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, बट ये जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको अनरियल कहा जा रहा है, दे स्टार्ट टू बिकम रियल जब आइडियाज़ हम उसमें प्लेस कर देते हैं, व्हेन वी पुट देम टुगेदर. सो आइडियाज़ एक लिंक है, यू नो, वो आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड ये वर्ल्ड ऑफ सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में. So they are therefore halfway between being and not being. They are also half real. Ideas again are universal. Things of sense are always particular and individual. The idea is one. The sense object is always a multiplicity. Ideas are outside space and time. Things of sense are both temporal and spatial. The idea is eternal and immutable. Sense objects are changeable and in perpetual flux. सो जब हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, व्हेन वी सी द वर्ल्ड ऑफ सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, जब हम सेंस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जब हम आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आइडियाज़. हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है, और हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस, बेसिकली दोनों के बीच के डिफरेंस से उनकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रेंथन हो रही है. हम जब आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, वो कैसे स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है, वो अनचेंजेबल है, वो इटर्नल है, और दूसरी तरफ जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है वो चेंजेबल है, वो परपेचुअल फ्लक्स में है, वो कंटिन्यूसली चेंज, फ्लक्स इन द सेंस इट इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली, उसमें चेंज आते जा रहा है, एंड वो टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं. सेंसरी ऑब्जेक्ट्स टू एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम. As regards the last point, Plato adopts the view of Heraclitus that there is an absolute becoming, and he identifies it with the world of sense, which contains nothing stable and permanent but is a constant flow. So this is every other philosopher कि वो कैसे अपने predecessors के ऊपर they feed off, not feed off from them, but वो प्रोडेसर्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ अडॉप्ट करते हैं टू डेवलप देयर ओन थ्योरी काइंड ऑफ थिंग. सो प्लेटो टेक्स दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिकमिंग. हेराक्लाइटस का सबसे फेमस थिंग इज दैट ऑल थिंग्स आर ऑलवेज इन अ फ्लक्स, ऑल थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग एंड चेंजिंग एंड चेंजिंग. वो एक कंटिन्यूस चेंज में है, स्टेट ऑफ चेंज में है. सो द वेरी फेमस थिंग दैट यू कैन नॉट डिप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस इज अगेन हेराक्लाइटस. सो Plato adopts this from Heraclitus that everything is perpetually changing, यानी continuously changing, continuously वो flux में है. So the idea always is and never becomes. The thing of sense always becomes and never is. It is for this reason that in the opinion of Plato, no knowledge of the world of sense is possible, for one can have no knowledge of that which changes from moment to moment. So how Plato equate करते हैं Heraclitus के becoming को with sense. So what Plato is saying कि सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिकमिंग है, वो हमेशा चेंज हो रहा है, वो कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा है. लेकिन when they are equated with, when they are placed together with ideas, क्योंकि idea are, idea always is, idea हमेशा always is मतलब कि it never becomes, it never changes. Ideas are unchangeable. Now, not unchangeable, not in the sense that their meaning doesn't change, or their concept doesn't change, but change in the sense that ideas are eternal, universal. So that is how with the help of ideas हमें knowledge possible होती है. तो knowledge उस चीज़ की possible ही नहीं है जो continuously change हो रही है, continuous flux में. Knowledge is only possible if its subject stands fixed before the mind, is permanent and changeless. The only knowledge then is the knowledge of the ideas. So ideas के अलावा no other knowledge exists. Only the knowledge of the ideas is the true knowledge.
This may seem at first sight a very singular doctrine, that there can be no knowledge of sense objects, but it might seem to moderns involve the denial that modern physical science, with all its exactitude and accumulated knowledge, is knowledge at all. And surely, though all earthly things arise and pass away, many of them last long enough to admit of knowledge. Surely the mountains are sufficiently permanent to allow us to know something of them. They have relative, though not absolute, permanence. This criticism is partly justified. Plato did underestimate the value of physical knowledge, but for the most part the criticism is a misunderstanding. By the world of sense, Plato means bare sensation with no rational element in it. Now physical science is not such crude sensation for its object. So big, of course, इसका एक बहुत ही पॉपुलर सा क्रिटिसिज्म जो मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स को फेस करना पड़ा है कि इज सेइंग दैट सेंस ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल वर्ल्ड जो है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उसकी नॉलेज इज़ नॉट ट्रू नॉलेज, उसकी नॉलेज नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट. बट देन the same thing, the same argument, a very common या very common sense argument comes कि what about the mountains? At least पहाड़ या जो हमारे सामने इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, दे आर नॉट परमानेंट. एवरीबडी नोज कि वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन दे चेंजिंग इन सच डिफरेंस ऑफ टाइम और इन सच टाइम कि एटलीस्ट हम उसके बारे में पार्शियल नॉलेज तो रख ही सकते हैं. ओके, द माउंटेन्स आर चेंजिंग. जैसे 30 साल पहले माउंटेन्स थे, आज नहीं है. माउंटेन्स चेंज हो रहे हैं, उनका शेप चेंज हो रहा है, उनकी हाइट चेंज हो रही है, उनका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है. मतलब द सॉइल एंड स्टफ एंड द प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन देम, दे आर चेंजिंग. बट स्टिल वो जो जिस टाइम पीरियड में चेंज हो रहे हैं, उस टाइम पीरियड के विद इन हम उसके बारे में नॉलेज रख सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन क्रिटिसिज्म जो प्लेटो को भी फेस करना पड़ा है एंड बाकी सारे फिलोसफर्स को भी फेस करना पड़ता है. By the world of sense, Plato means bare sensation with no rational element in it. Now physical science is not such crude sensation for its object. Its objects are rationalized sensations. So now इसको cover up किया जाता है. How Plato covers this criticism up is कि he is not talking about bare sensations. He is talking about rationalized sensations. जैसे कि if in Plato's manner we think only of pure sensation, and it is true that it is nothing but a constant flux without stability, and knowledge of it is impossible. The mountains are comparatively permanent, but for our sensation of the mountains is perpetually changing. Every change of light, every cloud that passes over the sun changes the colors and the shades. Every time we move from one situation to another, mountain appears a different shape. The permanence of the mountain itself is due to the fact that all these varying sensations are identified as sensations of one and the same object. The idea of identity is involved here, and it is, as it were, a thread upon which these fleeting sensations are strung. तो ये क्रिटिसिज्म को आंसर कैसे किया जाता है कि दैट इज़ ट्रू कि जो माउंटेन है वो एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है. दिस इज़ ट्रू. मतलब इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मोमेंट अगर हम काउंट करें, जो जैसे सेकेंड, नैनो सेकेंड, तो माउंटेन चेंज हो रहा है. इट्स नॉट ओनली द माउंटेन, हमारे आसपास की सभी चीज़ें वो एवरी श्राउड ऑफ मिनट और सेकेंड चेंज हो रहा है. बट स्टिल देयर नॉलेज इज़ पॉसिबल क्योंकि वो प्योर सेंसेशन नहीं है. दे आर नॉट प्योर सेंसेशन इन द सेंस कि हम बहुत सारे सेंसेशंस को एक साथ सक्सेसिवली लिंक कर रहे हैं विद द सेम ऑब्जेक्ट. हम सेम ऑब्जेक्ट को ना सपोज यूर लुकिंग एट द माउंटेन फॉर 10 minutes कंटिन्यूसली. उस 10 मिनट में बादल क्रॉस होंगे उसके ऊपर से, उसका कलर थोड़ा चेंज होगा. कभी धूप आई, धूप हट गई, स्काई का कलर कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ. सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. हवा चल रही तो पेड़ हो रहे, वट एवर, उसका शेप उस 10 मिनट में कई बार चेंज हुआ. बट जो हम सेंसेशंस माउंटेन के एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट ले रहे हैं, उन माउंटेन्स को हम कंटिन्यूसली सक्सेसिवली एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं. क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट के सेंसेशंस हैं, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं. दैट बिकॉज दे आर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और हम सक्सेसिवली सारे सेंसेशंस को लिंक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. दैट इज़ व्हेन उस माउंटेन के बारे में हमारे पास थोड़ी सी परमानेंट नॉलेज आ जाती है. The idea of identity is involved here, and it is as it were thread upon which these fleeting sensations are strung. But the idea of identity cannot be obtained from the senses. It is introduced into things by reason. तो ये देखिए कि प्लेटो बोल रहा है कि सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, ये जो वर्ल्ड है, इसमें अगर थोड़ी भी नॉलेज है, थोड़ी भी रियलिटी है, तो इट इज़ ओनली व्हेन रीजन इज इन्वॉल्व्ड. ओके, तो it is only possible through the exercise of reason.
In Plato's language, all we can know of the mountain is the ideas in which it participates. To revert to previous example, even the knowledge that this paper is white involves the activity of intellect and is impossible through sensation alone. तो हम सिर्फ सेंसेशन से नहीं पता कर सकते कि ये पेपर है, ये पेपर वाइट है, बिकॉज उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, रीज़न, रैशनैलिटी जाती है टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस ओके व्हाट इज़ वाइट, वी लिंक इट टू द प्रीवियस मेमोरीज ऑफ व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ वाइट जो हमारे माइंड में है, हम उसको लिंक करते हैं पेपर के कलर के साथ, एंड बिकॉज द आइडिया इन आवर माइंड और जो पेपर का कलर है दे मैच, दैट इज देन वी कैन से कि वो वाइट इन कलर है, एंड देन वी मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेपर. इवन पेपर को बोलने से पहले वी आइडेंटिफाइड, वी रिकॉग्नाइज दैट वो ऑब्जेक्ट पेपर है. ऑल ऑफ दिस डज नॉट completely depend on sensation but also depends on our reason. हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर भी उतना ही डिपेंडेंस उसका है. ना सपोज आप इंटेलेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सपोज इंटेलेक्ट का कोई यूज़ ही नहीं होता है, तो अगर हम लोग सिर्फ सेंसेशन के ऊपर बेस करेंगे तो हमें हर बार हम किसी भी ऑब्जेक्ट को याद नहीं रख पाएंगे, मेमोरी वर्क नहीं करेगा. सो ऑल ऑफ दिस, हर सेंसरी ऑब्जेक्ट को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इट इज़ ओनली थ्रू रीजन, थ्रू द आइडिया ऑफ उस ऑब्जेक्ट कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे, रिकग्नाइज कर पा रहे हैं. Aristotle observes that Plato's theory of ideas has three sources: the teachings of the Eleatics, of Heraclitus, and of Socrates. तो प्लेटो के प्लेटो का तो मेजर रोल था ही. प्लेटो की राइटिंग काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक थी, बहुत ओरिजिनल थी एज कम्पेयर टू द प्रेडिसेसर्स. इट्स नॉट कम्प्लीटली ओरिजिनल ऑफ कोर्स, एंड इट कैन नॉट बी, बट द बेस हैज़ टू बी देयर जो प्लेटो ने फॉलो किया है. बट स्टिल कंपेयर टू अदर्स प्लेटो की राइटिंग बहुत ओरिजिनल थी. सो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ का सोर्स है एलियाटिक्स, हेराक्लाइटस और सोक्रेटिस. हेराक्लाइटस से वो बिकमिंग वाली चीज़ लेते हैं जो हमने सेंसरी ऑब्जेक्ट्स का देखा, हाउ इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड स्टफ, जो उसके वर्ल्ड ऑफ सेंस में आता है. एलियाटिक्स से ही टुक द आइडिया ऑफ स्फीयर ऑफ एब्सोल्यूट बीइंग, और सोक्रेटिस से ही टुक द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो जो कॉन्सेप्ट्स है जो सोक्रेटिस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो प्लेटो ने उसको फर्दर एक पूरा सिस्टम ऑफ philosophy में उसको चेंज कर दिया. This gives him his theory of ideas and proceeded to identify the Eleatic being with the Socratic concepts. तो Eleatics ने जिस absolute being की बात की थी, प्लेटो ने उसको लिंक कर दिया, ज्वाइन कर दिया Socratic concepts के साथ. The concepts, the ideas, जिस concept Socrates इसके बारे में बात करता है, they are absolute being. Since sense objects, so far as they are knowable, that is, so far as they are more than bare sensations, are so only because the ideas resides in them. तो सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हमने अभी बात की है कि प्योर सेंसेशंस के बेसिस पे वी कैन नॉट गेन नॉलेज ऑफ एनीथिंग. सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हमें इसीलिए पता है क्योंकि वो प्योर सेंसेशंस नहीं है, दे आर थ्रू आइडियाज़, थ्रू रीज़न हम उन सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता करते हैं. और दिस yields the clue to Plato's teaching regarding the relation of sense objects to the ideas. The ideas are in the first place the cause, that is to say the ground of sense objects. तो बिना आइडियाज़ के, आइडियाज़ एक बेस फॉर्म करते हैं जिससे हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. The ideas are the absolute reality by which individual things must explain. So it is only through the ideas, जो हमारे concepts है उसके थ्रू हम sense objects को explain कर पाते हैं. Again the same thing, जैसे अगर हमने बोला the paper is white, तो सबसे पहले हमें whiteness का आइडिया होना ज़रूरी है, हमें पेपर का आइडिया होना ज़रूरी है. We won't look at a stone and say that it is paper, क्योंकि हमारे पास आइडिया है what is a paper. It is thin, whatever, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी अगेन, बट वी हैव एन आइडिया ऑफ पेपर, इसीलिए हम पेपर को रिकग्नाइज कर पाए. द बीइंग ऑफ थिंग्स फ्लोज इनटू देम फ्रॉम द आइडियाज. दे आर कॉपीज, इमिटेशंस ऑफ द आइडियाज. तो जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, वो आइडियाज़ की कॉपीज़ है, यानी कि हमारे जो माइंड में आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशंस सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं. जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उसके मैनिफेस्टेशन, जो उसका शेप, साइज, एवरीथिंग, जो उसका फॉर्म, आइडियाज़ का फिजिकल फॉर्म है, वो है हमारे सेंसरी ऑब्जेक्ट्स. इन सो फार एज दे रिजेंबल द आइडिया, दे आर रियल. तो जब तक वो परफेक्ट कॉपीज़ हैं हमारे आइडियाज़ के, वो रियल है. इन सो फार एज दे डिफर फ्रॉम इट, दे आर अनरियल. जैसे हम अगर बात करें यूनिकॉर्न्स की, सो यूनिकॉर्न्स आर नॉट रियल ऑब्जेक्ट्स क्योंकि दे आर not the
copies of our ideas. We don't have an idea of unicorn. That is something जो हमने create किया है out of our own imagination, out of our own mind as of now. In general, sense objects are, in Plato's opinions, only very dim, poor, and imperfect copies of the ideas. They are mere shadows and half realities. Another expression frequently used by Plato to express the relation is that of participation. They participate in the ideas. White objects participate in the one whiteness. तो हमने वही बात की कि जो पेपर की हम बोल रहे हैं, the paper is white. तो उसके पास एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यूनिवर्सल आइडिया है of whiteness. वाइटनेस का जो आइडिया दैट इज यूनिवर्सल. हॉर्स भी वाइट है, पेपर भी वाइट है, क्लॉथ भी वाइट है, वॉल भी वाइट है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वाइट. वो अलग चीज़ है, अलग मटेरियल है, सम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग, लेकिन दे ऑल शेयर वन कॉमन एलिमेंट. वो है यूनिवर्सैलिटी ऑफ वाइटनेस. जो आइडिया ऑफ वाइटनेस है, ये सारी अलग डिफरेंट चीज़ें उस आइडिया को कंट्रीब्यूट करती है और उसमें पार्टिसिपेट करती है. सो आइडियाज यूनिवर्सल है. Okay, a horse is not a universal thing. Yeah, white horse is not a universal thing. But the whiteness जो है horse की, वो एक universal चीज़ है जो हर जगह अलग अलग forms में, अलग अलग manifestations में हमें देखने को मिलती है. कि वही whiteness को हमने physical form में उसके characteristics change करके hard and long and big and with bricks and stuff तो wall बना दी. Soft and with hair and this and that which eats, and वो हमने horse बना दी. The idea of man would still be real even if all men were destroyed, and it was real before any man existed, if there were such a time. For the ideas being timeless cannot be real now and not then. For what kinds of things are there ideas? That there are moral ideas. तो ideas भी कितने types के होते हैं. पहले होते हैं moral ideas जैसे justice, goodness, beauties. Ideas corporeal things के material. Corporeal is something which can die, like a corpse is a dead body. So corporeal things are material things जो perish हो सकते हैं, जो मिट सकते हैं over time. तो corporeal things के ideas जैसे horse, man, tree, star, river. Qualities के ideas जैसे whiteness, heaviness, sweetness वगैरह हमने देखा. और not only natural corporeal objects, लेकिन manufacturers चीज़ों के भी ideas जैसे beds, tables, clothes, bridges, buildings and machines and stuff. There are ideas not only of exalted moral entities, but there are also ideas like ugliness, injustice, ideas of positively nauseating such as hair and filth and dirt, asserted in there are even ideas of the positively nauseating such as hair, filth and dirt. This is asserted in the Parmenides in that dialogue. Plato's teaching is put into the mouth of Parmenides. He questions the young Socrates whether there are ideas of hair, filth and dirt. Socrates denies that there can be ideas of such base things, but Parmenides corrects him and tells him that when he has attained the highest philosophy, he will no longer despise such things. Moreover, these things of idea-based things, just as much perfection in their kind as beauty and goodness are in theirs. In general, the principle is that there must be an idea wherever a concept can be formed, that is, wherever there is class of many things called by one name. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक क्लास को इकट्ठा कर सकते हैं, उसका आइडिया होगा. एंड वी सॉ दैट सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज. क्वालिटीज के, मॉरल उसके आइडियाज, जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, ब्यूटी, material things, whiteness, blueness, ugliness, everything, all of them are ideas. We saw in treating of the Eleatics that for them the absolute being contained no not being, and the absolute one no multiplicity, and it was just because they denied all not being and multiplicity of the absolute reality that they were unable to explain the world of existence and were forced to deny it altogether. The same problem arises for Plato. Is being absolutely excludent of not being? तो प्लेटो के साथ ये प्रॉब्लम आती है, जैसे एलियाटिक्स ने फेस किया था कि वो बात करते हैं कि being contained no not being, कि not being के अंदर नहीं आता है. There's a difference between the being and not being, and the absolute one no multiplicity, and it was just because they denied not all not being and multiplicity of the absolute reality, they were unable to explain the world of existence. So Eleatics explain नहीं कर पाए थे. He was saying that the world of senses are becoming, and they are
there are no being and there are unreality and stuff. So what are these sensory objects then? Same problem arises for Plato. Is being absolute excluded of not being? क्या being और not being absolute एक दूसरे से अलग है, या being के अंदर बिल्कुल not being नहीं आता है? अगर बिल्कुल नहीं आता है, then how do you explain not being? Is the absolute as an abstract one, a term exclusive of the many? Is its philosophy of pure monism, pluralism, combination of two? These questions are discussed in the Sophist and the Parmenides. So the same question then arises for so many different थिंग्स कि जो बीइंग एंड नॉट बीइंग की बात करते हैं, जो आइडियाज़ एंड सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की जाती है, सो क्या बीइंग के अंदर बिल्कुल नॉट बीइंग नहीं आता? और अगर नहीं आता तो फिर बीइंग जो थोड़ी रियलिटी है और नॉट बीइंग जो बिल्कुल अनरियलिटी है, तो अगर उसमें बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, सो हाउ डू वी नो अबाउट इट, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में? So these are some kind of criticisms which Plato faces. Plato investigates the relations of the one and the many, being and not being, quite in the abstract. He decides the principles involved and leaves it to the reader to apply them to the theory of ideas. So, of course, Plato का advancement from his predecessors was way too much, but then again there are loopholes उसकी theory में. So ये confusion प्लेटो की खुद की theory में, जो कि absolute consist of ideas, तो प्लेटो को ये Eleatic abstraction, he does not accept it. The one cannot be simply many, for every unity must necessarily be a multiplicity. The one and the many are correlative ideas which involve each other. प्लेटो के लिए they do involve each other. वन एंड मैनी एक दूसरे से एब्सोल्युटली सेपरेट नहीं हो सकते. वन में मैनी, मैनी में वन का होना ज़रूरी है. एटलीस्ट दोनों के आइडियाज़ हमारे पास होना ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट देम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम वी अंडरस्टैंड एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. वन को समझने के लिए हमारे पास मैनी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और मैनी को समझने के लिए वन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. रियलिटी को समझने के लिए अनरियलिटी का, बीइंग को समझने के लिए नॉट बीइंग का. देयर हैज़ टू बी अ मिक्सचर. The one can only be identified as that which is not many. तो वही ये चीज़, दोनों को समझने के लिए दोनों का डिपेंडेंस होना ज़रूरी एक दूसरे के ऊपर, कि वन हम विदाउट मैनी नहीं समझ सकते. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज़ वन जब तक हमें मैनी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, या मैनी का आइडिया नहीं होगा, या मैनी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. ओनली देन हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दिस इज़ वॉट मैनी इज़ एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस इज़ वन. सेम विथ बीइंग एंड नॉट बीइंग, सेम विथ रियलिटी एंड अनरियलिटी, सेम विथ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी. तो फॉर ट्रूथ टू एग्जिस्ट, फॉल्सिटी की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. सो ऑल predication involves the duality of its subject. Duality has to exist. Consider the simplest affirmation that can be made about the one, namely the one is. Here we have two things, the one and is, that is to say being. The proposition means that the one is being, hence the one is two. Firstly, it is itself one. Secondly, it is being, and the proposition affirms that these two things are one. Similarly, with any other predicate we apply to the one, whatever we say of it involves its duality. तो उसकी duality हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं? हमने बोला the one is, तो हम बोल रहे हैं कि one is मतलब the one is being, the one is two मतलब the one is, the one is being. तो सबसे पहले तो वो one है और दूसरा वो being है. तो वन के बारे में जब हम बात करते हैं, उसमें डुअल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं कि वो वन तो है ही, साथ ही साथ दैट वन थिंग इज ऑल्सो बीइंग. जैसे हम बीइंग की बात करें तो बीइंग इज वन एंड बीइंग इटसेल्फ इज बीइंग. तो बीइंग तो है ही, बीइंग इज ऑल्सो ओनली वन एंड नॉट मैनी. तो बीइंग को जब हम बात करते हैं उसमें भी डुअलिटी आ गई कि बीइंग भी है एंड साथ में बीइंग वन भी है, बीइंग मैनी नहीं है. Thus, we find that all systems of thought which postulate an abstract unity as ultimate reality, such as Eleaticism, Hinduism, and the system of Spinoza, attempt to avoid the difficulty by saying nothing positive about the one. They apply to it only negative predicates which tell us not what it is but what it is not. Thus, the Hindus speak of Brahman as formless, immutable, imperishable, unmoved, uncreated. तो जब जैसे हिंदूज भी ब्राह्मण की बात करते हैं, तो ब्राह्मण में भी वो ये नहीं बताते कि ब्राह्मण क्या है, वो क्या नहीं है. वो अनक्रिएटेड है, वो इम्यूटेबल है. तो वो क्या नहीं है? इट इज़ नॉट क्रिएटेड, इट इज़ नॉट म्यूटेबल, इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट हैज़ नो फॉर्म. तो हम ब्राह्मण को थ्रू नेगेटिव्स एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इट इज़ नॉट. In first place, even a negative predicate involves the duality of its subject. And in the second place, a negative predicate is always by implication a positive one.
तो इस केस में वो नेगेटिव जो इम्प्लीकेशन है वो नेगेटिव तो है, लेकिन वो पॉजिटिव रिलेशन या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक भी बता रहा है. You cannot have a negative without a positive. To deny one thing is to affirm its opposite. To deny motion of the one by calling it the unmoved is to affirm rest of it. Thus, a one which is not also a many is unthinkable. Similarly, the idea of the many is inconceivable without the idea of one. तो जब तक हमारे पास many का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, one एग्जिस्ट नहीं करेगा. one का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, many एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो वन एंड मैनी को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग. एवरी यूनिटी मस्ट बी यूनिटी ऑफ द मैनी एंड एवरी मैनी इज इप्सो फैक्ट यूनिटी. तो जब हम बात करें कि समथिंग इज़ वन, तो वन में बहुत छोटे 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 मैनी यूनिट्स हैं जो यूनाइट होकर वन चीज़ बनाते हैं, और जो मैनी है जब वो बहुत सारे मैनी यूनाइट हो जाते हैं तो वो वन चीज़ बनाते हैं. ओके, तो absolute must therefore be neither an abstract one nor an abstract many, it is many in one.